कुछ दिन पहले हुए सौरभ राजपूत मर्डर केस की गूंज पूरे देश में गूंज रही थी कि किस प्रकार एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के कई टुकड़े करके उसके शव को एक ड्रम के अंदर सीमेंट के खोल साथ भर दिया था और अपने प्रेमी के साथ घूमने के लिए चली गई थी। इस केस में सोशल मीडिया पर पूरे देश और दुनिया में काफी मीम और रिले बनाई जा रही है जो काफी वायरल भी हो रही है। आज का केस भी कुछ ऐसा ही है। एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं सूखी थी, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के साथ एक ऐसी साजिश रचती है जिसे जानकर परिवार वालों का सिर शर्म से झुक जाता है और लोगों का रिश्तों पर से विश्वास ही उठ जाता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश मैनपुरी के क्षेत्र औरैया में पड़ने वाले दिबियापुर गांव के रहने वाले दिलीप यादव की शादी औरैया क्षेत्र के फफूंद कस्बे की रहने वाली प्रगति यादव के साथ तय हो गई थी और यह शादी 5 मार्च 2025 को होनी थी। जिस घर में दिलीप यादव के साथ प्रगति यादव की शादी तय हुई थी, उसी घर में प्रगति यादव की बड़ी बहन पारुल यादव की शादी भी 4 साल पहले दिलीप यादव के बड़े भाई संदीप यादव के साथ हुई थी। यह घर एक करोड़पति खानदान से ताल्लुक रखता है। इस परिवार के पास 20 से ज्यादा हाइड्रा मशीनें और क्रेन है, जिसके चलते दिलीप यादव और संदीप यादव दोनों भाई मिलकर करोड़ों का कारोबार करते हैं। 24 वर्षीय दिलीप यादव भी क्रेन चलाता था। परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। चूंकि प्रगति यादव की बड़ी बहन पारुल यादव की शादी भी इसी परिवार में 4 साल पहले हुई थी और वह बहुत ही खुशी के साथ रह रही थी। इसीलिए प्रगति यादव के परिवार वाले अपनी छोटी बेटी की शादी भी इसी घर में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार दोनों परिवारों की सहमति के बाद 5 मार्च 2025 को प्रगति यादव की शादी दिलीप यादव के साथ बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद 6 मार्च 2025 को प्रगति यादव अपनी ससुराल आ जाती है। ससुराल में प्रगति का बड़े ही अच्छे से स्वागत किया जाता है। ससुराल में सभी रस्में पूरी होने और मुंह दिखाई की रस्म के बाद प्रगति अपने घर वापस आ जाती है। इसके बाद 8 मार्च 2025 को प्रगति फिर से अपनी ससुराल आ जाती है और खुशी के साथ रहने लगती है। इसके बाद 14 मार्च 2025 को होली थी, इसलिए प्रगति फिर से 12 मार्च 2025 को अपनी ससुराल से अपने मायके आ जाती है। प्रगति के मायके जाने के बाद दिलीप यादव भी अपने काम में लग जाता है, क्योंकि शादी की सभी रस्में पूरी करने में काफी दिन लग गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, समय आगे बढ़ने लगता है। 19 मार्च 2025 की तारीख को दिलीप यादव काम करने के लिए अपनी हाइड्रा मशीन लेकर उमर्द के पास शाहनगर चला जाता है। यह जगह कन्नौज क्षेत्र में पड़ती है। सारा काम निपटाने के बाद दिलीप यादव इस क्षेत्र के एक होटल में खाना खाता है और खाना खाने के बाद दिलीप यादव लगभग दिन के 1:30 पर अपने बड़े भाई को फोन करता है और उसको बताता है कि सारा काम खत्म हो गया है और मैं घर वापस आ रहा हूं। लेकिन दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन दिलीप यादव घर वापस नहीं पहुंचता है। जब रात तक भी दिलीप यादव घर नहीं पहुंचता है तो उसका बड़ा भाई संदीप यादव उसके मोबाइल पर फोन करता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। एक तरफ संदीप यादव अपने भाई के घर आने की राह देख रहा था। इसी दौरान जिस होटल में दिलीप यादव ने खाना खाया था, उससे 7 किलोमीटर दूर पलिया गांव के पास कुछ ग्रामीण एक व्यक्ति को खून से लथपथ पड़ी अवस्था में देखते हैं। खून में लथपथ पड़े व्यक्ति को देखकर ग्रामीण इस बात की जानकारी सहार थाने को दे देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस की टीम ग्रामीणों की मदद से खून से लथपथ बड़े व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देती है और उसके बारे में जानकारियां जुटाने लगती हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस को पता चला कि यह व्यक्ति दिबियापुर गांव का रहने वाला दिलीप यादव है। इसके बाद इस बात की सूचना दिलीप यादव के घर पहुंचा दी जाती है। सूचना पाकर दिलीप यादव के घर वाले तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं। 2 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार 21 मार्च 2025 को दिलीप अस्पताल में ही दम तोड़ देता है। यानी जिस 24 वर्षीय दिलीप यादव की शादी 14 दिन पहले हुई थी, अब वह इस दुनिया में नहीं था। दिलीप यादव की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है और सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब इस बात की खबर प्रगति यादव के घर पहुंचती है तो प्रगति यादव भी रोती बिलखती अपने परिवार वालों के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। जिस घर में कुछ दिन पहले खुशियों का माहौल चल रहा था,
वह अचानक मातम में बदल जाता है और प्रगति 14 दिन में ही विधवा हो जाती है। इसके बाद अस्पताल की सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। इसके बाद दिलीप के घर वाले उसके शव को अपने गांव ले आते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। पुलिस अपनी शुरुआती जांच कर ही रही थी, तभी दिलीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दिलीप की पूरी बॉडी पर 9 गंभीर चोटों के निशान मिलते हैं, जो किसी धारदार हथियार से किए गए थे। इसके अलावा दिलीप के सिर में पीछे से 315 बोर की पिस्टल से गोली मारी गई थी। जब पुलिस केस की तफ्तीश आगे बढ़ाना शुरू करती है और पता करती है कि पहले से ही करोड़पति दिलीप की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन दिलीप के घर वालों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि दिलीप या उसके परिवार की गांव ही नहीं बल्कि दूर दूर तक किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब दिलीप और उसके परिवार के साथ किसी से दुश्मनी का कोई भी सबूत नहीं मिलता है, तो पुलिस 19 मार्च को उस होटल में जाकर पूछताछ करती है जहां पर दिलीप ने 19 मार्च को दोपहर के समय खाना खाया था। होटल के कर्मचारियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि जब दिलीप होटल में खाना खा रहा था, उस समय 2 व्यक्ति दिलीप से बात कर रहे थे और वह कह रहे थे कि हमारी कार नहर में फंस गई है, इसलिए दिलीप उनकी कार को नहर में से निकालने के लिए अपनी क्रेन लेकर उनके साथ चला गया था। होटल के कर्मचारियों से यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस उस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों को देखना शुरू करती है। एक कैमरे में दिलीप 2 व्यक्तियों के साथ जाता हुआ नजर आ जाता है, लेकिन उन व्यक्तियों के चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे जिससे उनकी पहचान की जा सके। इसके बाद पुलिस होटल से लेकर घटना स्थल तक के उन सभी मोबाइल नंबरों की एक लिस्ट बनाती है जो 19 मार्च के दिन उस क्षेत्र में एक्टिव थे। पुलिस जब ऐसे मोबाइल नंबरों की लिस्ट बनाकर उनकी जांच करना शुरू करती है, तो उन नंबरों में एक नंबर रामजी नागर उर्फ चौधरी का निकलता है, जो कि गैंगस्टर एक्ट का आरोपी था और उस पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। रामजी नगर उर्फ चौधरी का जेल में आना जाना लगा रहता था, लेकिन इन दिनों वह जमानत पर बाहर था। इसके बाद पुलिस बिना देर किए रामजी नागर उर्फ चौधरी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब उससे पूछताछ करती है, तो पहले तो वह किसी भी तरह से घटना में अपना हाथ होने से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस उसको मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाती है, तो वह टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। पुलिस जब रामजी नगर उर्फ चौधरी से पूछती है कि तुमने इस घटना को अंजाम किसके कहने पर दिया है, तो रामजी नागर 2-3 नाम बताता है, जिसमें एक नाम अनुराग यादव का होता है। अनुराग यादव उसी गांव का रहने वाला था जिस गांव में प्रगति यादव रहती थी। इसके बाद पुलिस बिना देर किए अनुराग यादव को उसके गांव से उठा लेती है और पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस सीधे प्रगति की ससुराल यानी मृतक दिलीप यादव के घर पहुंच जाती है, जहां पर मातम पसरा हुआ था और काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। पुलिस को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद पुलिस केस के बारे में कुछ पूछताछ करने आई होगी। इसके बाद पुलिस मृतक दिलीप के घर वालों से बोलती है कि हमें प्रगति से अकेले में कुछ पूछताछ करनी है। इसके बाद पुलिस प्रगति से 10 मिनट बात करने के बाद उसे अपने साथ ले जाने लगती है। जैसे ही पुलिस प्रगति को पकड़कर गाड़ी में बैठाने लगती है, तो सभी रिश्तेदार और गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर मामला क्या है। जिस लड़की की शादी 15 दिन पहले हुई है, उसी विधवा को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। जब कुछ लोग इस बात का विरोध करने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस उन्हें बताती है कि दिलीप की हत्या करने में प्रगति का ही हाथ है, पुलिस की है। बात सुनकर गांव वाले रिश्तेदार और दिलीप के परिवार वाले सदमे में चले जाते हैं और सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। थाने में लाने के बाद जब प्रगति और अनुराग को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है, तो एक ऐसी साजिश का खुलासा होता है जिसकी प्लानिंग अनुराग और प्रगति ने मिलकर बहुत पहले से की हुई थी। दरअसल अनुराग यादव प्रगति के पड़ोस में ही रहता था। दोनों लगभग 4 साल पहले से एक दूसरे के संपर्क में थे। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अनुराग के घर की स्थिति ठीक नहीं थी और वह एक ट्रैक्टर ड्राइवर था, लेकिन प्रगति अनुराग के प्यार में अंधी हो चुकी थी और वह हर हाल में उससे शादी करना चाहती थी। प्रगति के घर वालों को भी इस बात की जानकारी थी, लेकिन प्रगति और अनुराग एक ही गांव के होने की वजह से घर वाले किसी भी कीमत पर उनकी शादी नहीं करा सकते थे। लेकिन प्रगति अनुराग के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी
कि वह घर वालों की इज्जत को किनारे करके अनुराग से हर हाल में शादी करना चाहती थी। प्रगति के घर वालों को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो रही थी, इसलिए घर वाले उसकी शादी जल्द से जल्द करना चाहते थे। चूंकि प्रगति की बड़ी बहन की शादी पहले ही दिलीप के बड़े भाई संदीप के साथ हो रखी थी और उसकी शादी को हुए 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में कभी भी पारुल को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई थी और वह बड़ी ही खुशी के साथ इस घर में रह रही थी। यह परिवार एक करोड़पति खानदान से ताल्लुक रखता था, इसलिए परिवार वाले प्रगति की शादी अपनी बेटी के देवर दिलीप के साथ करने की बात चलाने लगते हैं। आखिरकार दोनों परिवारों की सहमति के बाद प्रगति की शादी दिलीप के साथ तय हो जाती है, लेकिन प्रगति इस रिश्ते के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं थी। पर जब घर वालों के सामने प्रगति की नहीं चलती है तो वह एक प्लान बनाती है और एक रोज मौका मिलते ही अपने प्रेमी अनुराग से मिलती है। प्रगति अपने प्रेमी अनुराग से कहती है कि मैं दिलीप से शादी कर लेती हूँ, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दिलीप को हम दोनों अपने रास्ते से हटा देंगे, जिसके बाद मैं विधवा हो जाऊंगी और विधवा होने के बाद दिलीप के हिस्से की करोड़ों की संपत्ति मेरे नाम आ जाएगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। प्रगति का यह प्लान सुनकर बेरोजगार अनुराग भी लालच में आ जाता है और प्रगति को शादी करने के लिए कह देता है। प्लान के अनुसार प्रगति यादव दिलीप के साथ 5 मार्च 2025 को बड़ी ही धूमधाम से शादी कर लेती है। दिलीप के साथ शादी हो जाने के बाद प्रगति उसको जल्द से जल्द अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसके चलते शादी की सभी रस्में खत्म हो जाने के बाद प्रगति अपने घर आती है और 12 मार्च 2025 को एक होटल में अपने प्रेमी अनुराग से मिलती है। प्रगति को मुंह दिखाई में 1 लाख रुपए मिले थे। ये 1 लाख रुपए और कुछ गहने प्रगति अपने प्रेमी अनुराग को दे देती है और दिलीप को मारने के लिए किसी सुपारी किलर का इंतजाम करने के लिए कहती है। इसके बाद अनुराग अपने दोस्तों की मदद से किसी सुपारी किलर को ढूंढना शुरू कर देता है। बहुत जल्द ही अनुराग की मुलाकात जमानत पर बाहर आए गैंगस्टर एक्ट के आरोपी रामजी नागर उर्फ चौधरी से हो जाती है। रामजी नागर उर्फ चौधरी को अपने केस की सुनवाई के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह 2 लाख रुपए में दिलीप का मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है और तारीख आगे बढ़ने लगती है। जब दिलीप 19 मार्च 2025 को शादी के सारे काम निपटाने के बाद पहली बार काम पर गया था, उसी दिन प्रगति अपने प्रेमी अनुराग को व्हाट्सएप कॉल करती है और दिलीप का पीछा करने के लिए कहती है। जब यह बात प्रगति अनुराग को बताती है तो अनुराग इस बात की जानकारी सुपारी किलर रामजी नागर उर्फ चौधरी को दे देता है। इसके बाद रामजी नागर उर्फ चौधरी अपने साथी के साथ दिलीप का पीछा करना शुरू कर देता है। जब काम निपटाने के बाद दिलीप होटल में खाना खा रहा था, तभी रामजी नागर उर्फ चौधरी दिलीप के पास पहुंचकर कहता है कि मेरी कार फंस गई है, आप अपनी क्रेन से उसे निकाल दीजिए, जिसके लिए दिलीप तैयार हो जाता है। इसके बाद दिलीप उनकी कार निकालने के लिए उनके साथ चलने लगता है, लेकिन जैसे ही एक सुनसान जगह आती है तभी अचानक से दिलीप के सिर में पीछे से गोली मार देते हैं। शूटर दिलीप के मरने को पुख्ता करना चाहते थे, इसलिए उसके शरीर पर किसी धारदार हथियार से कई बार भी करते हैं और चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। पर कुछ ग्रामीणों की नजर दिलीप पर पड़ जाती है, जिसकी सूचना वे पुलिस को देते हैं। फिर पुलिस ग्रामीणों की मदद से दिलीप को हॉस्पिटल पहुंचाती है, लेकिन 2 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद दिलीप दम तोड़ देता है। प्रगति अपने प्रेमी अनुराग से शादी करने के लिए इतनी उतावली थी कि उसने अपने हाथों की मेहंदी सूखने का भी इंतजार नहीं किया था। फिलहाल इस केस में प्रगति के घर वालों ने उसकी किसी भी तरह से मदद करने से इनकार कर दिया है और इस केस के सभी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। किसको क्या सजा मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।